जोरदार तालियों के साथ आज के हमारे उत्सव में माननीय श्री प्रतापराव जाधव जी का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है सर, अभिनंदन आपका। मैं सभी महानुभावों से अनुरोध करूंगी कि वे इस मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज की जी का स्वागत मैं सभी महानुभावों से अनुरोध करती हूँ कि वे स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री अनुराग शर्मा जी, सांसद लोकसभा झांसी उत्तर प्रदेश। आदरणीय हमारे आयुष मंत्रालय के सचिव आदरणीय पद्मश्री वैद्यश्री राजेश कोटेचा जी। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन ट्रस्ट के अध्यक्ष पद्मश्री एवं पद्म भूषण ग्रहण करें। तालियों से सभी का स्वागत किया। आज के इस सम्मान समारोह की नमस्कार, गुड आफ्टरनून, स्वागतम सुस्वागतम, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर पूनम वाजपेयी आज के इस स्वागत एवं सम्मान समारोह के आयोजक अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की ओर से यहाँ उपस्थित सभी माननीय अतिथियों का, माननीय महानुभावों का, आयुष मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी, आयुष मंत्रालय अधीनस्थ अनेकों संस्थानों से यहाँ पधारे सभी आदरणीय जन, सभी शैक्षणिक संस्थान, औषधि फार्मास्यूटिकल से आमंत्रित आदरणीय गणपतराव जाधव जी, इन्होंने आयुष मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार ग्रहण किया है और आज इसी के उपलक्ष्य में आज अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन द्वारा उनके स्वागत एवं सम्मान हेतु उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां हो जाएंगी और उनका अभिनंदन भी करते हैं। उनकी छत्र छाया के तले आयुष मंत्रालय और भी उनके अनेकों उपलब्धियों को हासिल करेगा, यही मंगल कामना करते हैं। माननीय प्रतापराव जाधव जी ने आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री का, भारत सरकार के राज्य मंत्री का भी प्रभार ग्रहण किया है। हम सब उसके लिए मंत्री जी का शतशः अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी। माननीय मंत्री महोदय, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन। इसी के साथ आज इन सभी महानुभावों की उपस्थिति में और गरिमा में उपस्थिति एवं सानिध्य में आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हमारे बीच श्री उत्तर प्रदेश से आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्री अनुराग शर्मा जी ने झांसी से एमकॉम तथा ओपीएम प्रोग्राम की अपनी शिक्षा विश्व प्रसिद्ध के सामाजिक हेतुकारिता से जुड़े व्यवसाय श्री वैद्यनाथ आयुर्वेदिक भवन प्राइवेट लिमिटेड को संयुक्त प्रबंध देश के रूप में नई ऊंचाइयों पर ले जाने का क्रम में आपने एक के बाद एक नई उपलब्धि हासिल करते हुए आयुर्वेद की प्राप्ति के लिए वैद्यनाथ रिसर्च फाउंडेशन और की विकास में अपनी लिटरेचर की भी उपाधि प्राप्त की है और उन्हें 37 वर्षों का आयुर्वेदिक क्लिनिकल प्रैक्टिस का भी अनुभव है और वे वर्तमान में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयुष मंत्रालय के सभापति के तौर पर से पीएचडी की उपाधि वर्ष 1998 में प्राप्त की है। वे भारतीय चिकित्सा पद्धति के आचार एवं पंजीयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवारत है। साथ ही राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग NCISM न्यू दिल्ली आयोग के सदस्य भी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। साथ ही इस सभागार में उपस्थित सभी मंगलमय स्तुति के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करते हैं। मैं सभी मंचासीन महानुभावों से अनुरोध करती हूँ कि पूजा के लिए अग्रसर हो। चंदनम चंदनम दिव्यम प्रकाशम शुभोरम लेखनम तुलसीष्टम चा चंदनम प्रगीतामो अनुरागशाम नित्यपुष्टां गणितनाम ईश्वरेन्द्रं उदारं दानं भूर्भुवस्सुयम्। ओम मालिकादेव शिवदेवी मालिक्यादेव मैं हतामि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतामो। चंद्रमा मनसो जात चक्षो जायते श्रोतादाश प्रायश्च मुखादि जायते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि दीपं ज्योति नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो श्रोतादाश प्रायश्च मुखादि जायते स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठदेवी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु विशितश्वा मातरः मातरः शुभं यावानुगति ये बद्धो राजा महाभारती तत्त्वां प्रतिबद्धानि रक्षिमाचल माचले ये बद्धो राजा
हिमाचल हिमाचल में माननीय श्री अनुराग शर्मा जी का भी स्वागत पुष्पगुच्छ शॉल एवं कलश से करें, जो सांसद श्री अनुराग शर्मा जी सांसद लोकसभा झांसी उत्तर प्रदेश से है। कलश एक हमारी संस्कृति में बेहद ही उपयोगी और बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी भी पवित्र कार्य की शुरुआत हम कलश देकर करते हैं। अब मैं सर से अनुरोध करूंगी कि वे आदरणीय पद्मश्री वैद्य श्री राजेश कोटेचा जी का भी स्वागत पुष्पगुच्छ शॉल एवं इसके साथ करें। जोरदार तालियां हो जाए, तालियों की कमी। हमारे माननीय डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी सांसद लोकसभा हमारे बीच आने वाले थे कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से वे हमारे बीच नहीं है, बट उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स और शुभकामनाएं हम सभी के लिए भेजी है। धन्यवाद सर। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए सभी के लिए। अब मैं जोरदार तालियों से स्वागत करूँ। अब मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि वे आदरणीय वैद्य श्री मनोज नेसरी जी का भी स्वागत पुष्पगुच्छ शॉल एवं कलश द्वारा करें। सर आई विल सलाम। और अच्छा दिन है। आज श्रावण का महीना शुरू हो रहा है, प्रथम सोमवार है और इस आज के दिन हम यादव जी का स्वागत समारोह रखा है। वह बहुत ही बड़ा भगवान की कल्पना है कि हम आयुष विभाग, हमारा आयुष डिपार्टमेंट कितना और आगे तरक्की करेगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। श्री श्रद्धे भारत सरकार के माननीय श्री प्रताप गणपत राव यादव जी, जो कि इंडिपेंडेंट मिनिस्टर हैं आयुष मंत्रालय के और राज्य मंत्री है स्वास्थ्य विभाग में। हमारे अपने अनुराग शर्मा जी, जो कि बचपन से हम लोग सब लोग हमारे भाई की तरह हैं, छोटे भाई हैं, और बैद्यनाथ परिवार के बड़े एक प्रमुख, जिसको कि पूरे देश और पूरे विश्व में ले जाने के लिए वो कार्यरत है और सेकेंड टर्म वो लोकसभा के निर्वाचित हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। राजेश कोटेचा जी, जो कि पिछले 7 साल से 8वां साल उनका हमारा सेक्रेटरी का शुरू हो रहा है। जैसे मुझे लगता है भारत के इतिहास में शायद ही कोई सेक्रेटरी 3 या 4 साल रहा हो, लेकिन 8वें वर्ष वो सेक्रेटरी रहना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये प्रधानमंत्री का विजन है कि किस प्रकार वो आयुष को, हमारे आयुष विभाग को किस प्रकार आगे बढ़ा रहे हैं, मेरा अपना मानना है। पर हमारे अपने भारत सरकार के एडवाइजर श्री मनोज नेसरी जी, अध्यक्ष रहे पद्म विभूषण पद्म भूषण राजवेद बृहस्पति श्रीराम शर्मा जी, मतलब बहुत बड़े प्रसिद्ध वैद्य लोग इसके अध्यक्ष रहे हैं और मुझे भी अध्यक्ष के रूप में इसका लंबे समय तक अध्यक्ष के रूप में रहा और इसका महासम्मेलन का सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं अपने कार्यकाल में जितना महासम्मेलन को न कि देश में पूरे विश्व में ले जा पाया, ऐसा मेरा पूरा दिल से प्रयास किया। तो मैं कुछ बताना चाहूँगा कि महासम्मेलन का योगदान जो है वो प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस जैसे राजेश कोटेचा जी अभी बता रहे थे कि उस वक्त जो एजुकेशन होती थी वो महासम्मेलन के माध्यम से होती थी। 200 से ज़्यादा हमारे विद्यापीठ के कॉलेज थे, विद्यापीठ हमारी बहुत एक्टिव थी। और उसके बाद में 1970 में जब CCM का एक्ट बना और विद्यापीठ को हमने उस सारे कॉलेजेस हमारे आस्ता आस्ता बंद हुए, तब उस वक्त तक 1970 तक या उसके 77-78 तक विद्यापीठ ने तकरीबन 100-150 साल आयुर्वेद का योगदान दिया चिकित्सा के लिए और हमारी एजुकेशन के लिए जितने कॉलेज चलते थे। सो इसमें बहुत बड़ा योगदान है ये हमारी विद्यापीठ का महासम्मेलन का। सर पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर बात करते हैं आज़ादी के बाद की, तो चाहे NIA जयपुर बना, CCRS की स्थापना हुई, CCN की स्थापना हुई, इसमें सब महासम्मेलन के योगदान की वजह से सब ये हो पाया। उसमें हमारा डिपार्टमेंट ऑफ आयुष बना 1993 में। सर हमने नागपुर में अधिवेशन किया था, तब हमारे जो अध्यक्ष थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव जी, उन्होंने वहाँ घोषणा की थी कि विभाग भारत सरकार में बनाया जाएगा आयुष, और उसके पीछे कई सालों का हमारा प्रयास था सर, तब जाके उन्होंने घोषणा की। और उसके बाद में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, एक स्वर्णिम काल था, उसमें हमारे ये जो हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद उसकी स्थापना हुई, मेडिसिन प्लान बोर्ड की स्थापना हुई, सब बहुत सारी चीज़ें हुई। और दिल्ली के अंदर
सर एक 90 एकड़ में हमने शीला दीक्षित जी होती थी वहाँ प्रधानमंत्री जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी उसे एक 90 एकड़ में चौधरी ब्रह्म प्रकाश का कॉलेज बनाया गया, वो भी सर देखने वाला है, जब कभी आपको समय मिलेगा सर उसको भी देखें, बहुत अच्छा कॉलेज चल रहा है सर। और जो हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है उसको जब आप देखेंगे उसके आप अध्यक्ष के नाते भी आज शायद पूरे वर्ल्ड में एक सबसे अच्छा स्थान बना है आयुर्वेद के लिए। मैं उनके पास जाता था, मैं कहता था कि पूरी दुनिया के लोग दिल्ली के अंदर पूरे भारत में आयुर्वेद और योग के लिए आते हैं और उसके लिए कोई भी संस्थान नहीं है। तो एक हम हर साल से धन्वंतरी जयंती प्राइम मिनिस्टर हाउस में मनाते थे, जब नरसिम्हा पीएम थे तब अटल जी 11 साल लगातार हमने धन्वंतरी जयंती पीएम हाउस में मनाई। और उसी एक धन्वंतरी जयंती पे अटल जी ने घोषणा की कि अब दिल्ली के अंदर एक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना होगी और उसका बहुत बड़ा उद्घाटन हुआ। तब वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे भैरव सिंह शेखावत जी, सुषमा स्वराज हेल्थ मिनिस्टर थी, उन्होंने उसका उद्घाटन किया और आज वो इतना बड़ा वट वृक्ष हो गया है। और उसका जो उद्घाटन हुआ वो हमारे मोदी जी ने किया 2017 और वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है। रितुंजय रेसी जी उसकी डायरेक्टर हैं, जब से वो बनी है डायरेक्टर, उन्होंने बहुत काम किया है। आप देखते हमारे आयुर्वेद पर्व हैं, ये भी महासम्मेलन के प्रयासों से संभव हो पाया। यूनिवर्सिटीज हमने कुछ कहकर बनवाई, राजस्थान में यूनिवर्सिटी बनाई, पंजाब में आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड में। सर अभी आपसे चर्चा हुई थी 2 दफ़ा कि महाराष्ट्र में आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी की बहुत ज़रूरत है और आपने कहा है कि वो बहुत जल्दी उसका प्रयास करेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर एक आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी बने, जिसका कि हम बहुत प्रयास करेंगे। सर विदेशों में आयुर्वेद, सर विदेशों में जो आयुर्वेद है, पहले शिव शर्मा जी ने भी बहुत प्रयास किए जाते रहते थे, लेकिन 1977-78 में हमारे महर्षि महेश योगी जी, उनके उससे एक विजन था उनका और हमारे पिताजी ने उनके साथ मिलके और सैकड़ों वैद्यों को पूरी दुनिया में लेके गए। हर वैद्य को हम पैसे नहीं देते थे, उनको अच्छा रखते थे और उससे क्या हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर यूरोप में, अमेरिका में आयुर्वेद का प्रचार हुआ। आज जितना भी आयुर्वेद पूरे विश्व में है उसी का परिणाम था कि आज आयुर्वेद पूरे विश्व में फैल रहा है। हम सालों साल सब जिनेवा में WHO में जाते थे, जो WHO कॉन्फ्रेंस होती थी मई के अंदर, पहले महर्षि जी के माध्यम से, फिर डिपार्टमेंट के माध्यम से सालों साल गए। अब कुछ साल से हमारा डिपार्टमेंट उस पर नहीं जा रहा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो मई के अंदर जो वहाँ हमारा WHO कॉन्फ्रेंस होती है उसमें आयुष का अलग से एक बड़ा डेलीगेशन जाए, वहाँ रहे, जिससे कि हमारा आयुष की अलग आइडेंटिटी होगी। आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा सर। सर आयुष की मैं इंडस्ट्री की बात करता हूँ सर। इंडस्ट्री का और आयुर्वेद महासम्मेलन का शुरू से बहुत एक अच्छा वो रहा है। महासम्मेलन हमेशा इंडस्ट्री के साथ रहा, इंडस्ट्री हमेशा महासम्मेलन के साथ रही। और विशेष करके जब मैं नाम लेता हूँ तो पंडित रामनारायण जी का, पंडित दुर्गा प्रसाद जी का, इन्होंने जो वैद्यनाथ के उससे उन्होंने बहुत आयुर्वेद के साथ हमेशा जुड़े रहे। उसके बाद में सर डाबर रतनचंद बर्मन जी हमेशा महासम्मेलन के साथ जुड़े रहे सर, तो डाबर का बहुत बड़ा योगदान। दूध पब्लिशर्स से पौराणिक खानदान का इनका बहुत बड़ा योगदान सर। मुल्तानी जी का, अभी हिमालय ने इतना बड़ा योगदान दिया। तो सर जितनी भी इंडस्ट्री है हमारी, तो हम महासम्मेलन के साथ मिलकर पूरी इंडस्ट्री के माध्यम से अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ बना के उसके ना कि देश के लिए पूरे विश्व में ले जाते हैं। ये महासम्मेलन का इंडस्ट्री के साथ मेरे से बहुत बड़ा योगदान रहा है सर। मैं और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन पिछले 10 साल में मोदी जी का काम सर, इस काल में बहुत काम हुआ आयुर्वेद का, चाहे वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का उद्घाटन था, वो बना उनके उसकी वजह से। जामनगर के अंदर से वो बना है। हमारे सेक्रेटरी, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनी है। हमारे सेक्रेटरी जो अपने कुटेजा जी, जो पिछले 7-8 साल से अथक प्रयास कर रहे हैं सर। इतना काम हुआ है कि आप देखेंगे, कुटेजा जी बताएंगे उसमें कितना काम डिपार्टमेंट कर रहा है सर। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये एक स्वर्णिम काल है, मोदी जी का विज़न है, ना कि देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। और अब आपकी लीडरशिप होगी और हमारे सेक्रेटरी, हमारे जो एडवाइज़र आयुर्वेद के, सब जितना ये टीम, इतनी अच्छी टीम है, वो मिलके मुझे लगता है कि आयुर्वेद को एक ऐसे स्थान में लेके जाएंगे, ना कि देश में, पूरे विश्व में। आज पूरा विश्व जो है वो ऑथेंटिसिटी के लिए, चाहे योग हो, आयुर्वेद को भारत की तरफ देखता है सर। तो मेरा ये अपना मानना है कि इस विभाग के माध्यम से हम अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन बनाएं, पूरा विश्व यहाँ भारत में आएगा चिकित्सा के लिए। अब सर गोवा में भी जाके देखेंगे, जो इसकी विंग है हमारे हॉस्पिटल की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो बहुत सारे सर प्रयास हुए हैं। मैं इन शब्दों के साथ आपका विशेष करके सर हम स्वागत करना चाहते थे। स्वागत आप अपने आप आए, इतना समय दे रहे हैं, दिल से धन्यवाद। कल भी आपसे आपके घर में काफ़ी देर चर्चा हुई थी आयुर्वेद के बारे में, मैं उसका बाद भी धन्यवाद देता हूँ सर। जय आयुर्वेद, नमस्कार।
धन्यवाद आदरणीय वैद्य जी, आपके बेहद ही उत्स्फूर्त एवं आत्मीय संबोधन के लिए। आप मनोज मिस्त्री जी, भारत सरकार में सलाहकार, राष्ट्रीय आयोग अपना जो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन उसके चेयरमैन वैद्य देव पुजारी जी, उसके हमारी मंत्री जी का परिचय जो सुनने को मिला, बहुत मजा आ गया। और निश्चित रूप से हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में आयुष मंत्रालय और आगे नई नई ऊंचाइयां छुएगा। मैं दो उदाहरण देकर के ही मेरी बात पूरी करूंगा कि 10 वर्ष में जो कार्य हुआ है उसके दो इन्फ्लुएंसेस हैं। एक इन्फ्लुएंस है RIS करके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड एक्सटर्नल अफेयर्स की ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, पॉलिसी रिसर्च, इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च करती है। उन्होंने हमारे लिए एक स्टडी किया अंडर FIT, जो एक वर्टिकल आयुष मंत्रालय के सहयोग से बनाया है। इंडस्ट्री का साइज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साइज का 2014 में सर एक स्टडी हुआ था। 2014 के कंपैरिजन में 2020 में इंडस्ट्री की साइज 7 गुना बढ़ी, 6 गुना बढ़ी, और अभी इस समय 2024 में वो 8 गुना के आसपास इसका प्रोजेक्शन है। मतलब $3 बिलियन का था, अभी $24 बिलियन का साइज है। इंडस्ट्री का साइज जो बड़ा है, तो बाद में मंत्रालय में सोचा गया कि हम एक्चुअली इंडस्ट्री के साइज को अनुपातिक रूप से वास्तव में ग्राउंड पर प्रेजेंस के उसको भी देखना चाहिए। तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए को रिक्वेस्ट करी कि आप हमें एक नेशनल सैंपल सर्वे आयुष का कर दीजिए। तो उन्होंने हमारे लिए एक आयुष का नेशनल सैंपल सर्वे करा। अभी थोड़े दिन पहले चुनाव के बाद उस NSSO का रिजल्ट जारी हुआ, और मुझे बताते हुए माननीय मंत्री जी बहुत हर्ष हो रहा है कि NSSO सर्वे में 95% ऑफ इंडियंस, 95% से ज़्यादा भारतीय, जिसमें रूरल और शहरी सभी वर्ग है, पूरे देश के सभी जिलों में एक ब्लॉक में इसका सर्वे किया गया। बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से NSSO वैज्ञानिक रूप से होता है। 95% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि वो अपने घर में आयुष का प्रयोग करते हैं, और उसमें से 45% ने कहा कि उनको कुछ चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है तो वो आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धांत किसी का प्रयोग करते हैं, योग, नेचुरोपैथी, कोई ना कोई आयुष विधा का प्रयोग करते हैं। और ये 2015 के NSSO के साथ कंपेरिजन करें तो ध्यान में आता है कि 2015 में NSSO जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, उसमें ये रिपोर्ट किया गया था कि 5% भारतीय जो है वो आयुष को चिकित्सा के रूप में उपयोग करते हैं। और अभी 2024 में जो सर्वे, वो स्टडी बेस्ड ऑन 22 में हुआ स्टडी, तो 2022 में 45% लोगों ने कहा कि हम आयुष को प्रयोग करते हैं, 5% का 45%, तो वो 9 टाइम्स ग्रोथ हुई। ऐसे 3 बिलियन का 24 बिलियन, 8 टाइम ग्रोथ हुई। तो एक प्रकार से आपस में साइनर्जी है। इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने ये स्टडी किया तो पता चला कि वास्तव में देश भर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अंडर करंट है आयुष के बारे में, जिज्ञासा भी है, अंडर करंट भी है। इसको कैपिटलाइज करने के हमें अभी सब लोगों को मिलकर प्रयत्न करना है। मुझे पक्का विश्वास है, आपका परिचय सुना तो आई एम सो कॉन्फिडेंट कि आपके मार्गदर्शन में हम सब ये लोग कर लेंगे इस प्रकार के बड़े बड़े काम जरूर करेंगे। और मैं मन से मैं आपको सर निश्चित रूप से एश्योरेंस देना चाह रहा हूँ कि हम आपके सहयोग में हमेशा खड़े रहेंगे, आपके आदेश के अनुसार पूरा काम करेंगे और इसको और आगे लेके जाएंगे। मैं यहाँ आयुष मंत्रालय की सिद्धियों के बारे में और बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये दो विषय मैंने दो कंपेरिजन, इंडस्ट्री की साइज कितनी बड़ी, NSSO में लोगों में अंदर कितना अंडर करंट है, इसको कैपिटलाइज करने के लिए ऑल राउंड एफर्ट हम सब लोग करने के लिए कृत संकल्प हैं और आपके मार्गदर्शन के अनुसार हम काम करेंगे और तन मन से खूब काम करके डिलीवर करेंगे। और आज मैं मेरी बात तैयारी महासम्मेलन का भी विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ वैद्य त्रिगुणा जी और आपके टीम का कि आपने ओकेजन जिसमें माननीय मंत्री जी का स्वागत के लिए उपस्थित हुए हैं, तो हमारे लिए ओकेजन है इसलिए कि एक तो हमें सौभाग्य मिला कि माननीय मंत्री जी का हम स्वागत करें। अभी आपने आयुष मंत्रालय को संभाला है और साथ साथ में
एक उनका फर्स्ट हैंड अप्रेजल भी हो कि यहाँ इस क्षेत्र में कितने सारे कार्य हो रहे हैं, और उसका एक अप्रेजल भी हुआ। इसलिए इस प्रकार का जो आपने एक विशेष सुयोग आपने किया, उसके लिए मैं वैसे जी आपका भी अभिनंदन करता हूँ और अखिल भारतीय महासम्मेलन को भी खूब खूब बधाई देता हूँ। खूब खूब धन्यवाद। कोटि धन्यवाद आदरणीय वैदेशी राजेश कोटेचा जी। आपके उत्कृष्ट मार्गदर्शन में देश में लिए गए सभी सक्षम निर्णय के फलस्वरूप आज आयुष मंत्रालय के आयामों में एक विविधता देखने मिलती है, जो आयुष परिवार की हमेशा हित में होती है। आगे भी हम आपके सक्षम नेतृत्व में सदा आगे की ओर अग्रसर हो, यही कामना करते हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी रिसेंटली हुआ है, उसमें जिन व्यक्तियों ने और जिन फार्मा कंपनीज ने विशेष सहयोग दिया उनको सम्मानित करने हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं तालियां हो जाए सबके लिए। बहुत बहुत बधाई, जोरदार तालियां सभी के लिए हो जाए। अब मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि श्री प्रदीप मुल्तानी जी का भी सम्मानित करें। श्री प्रदीप मुल्तानी जी प्रबंध निदेशक है मुल्तानी फार्मास्यूटिकल से और सदस्य है अखिल भारत। अब मैं श्री प्रदीप मुल्तानी जी को आमंत्रित करती हूँ। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि श्री प्रदीप मुल्तानी जी को भी शॉल सम्मानित करें। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियां हो जाए, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। अब मैं हिमालय वेलनेस कंपनी से मिसेस श्रीमती उलाल जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मोमेंटो शो स्वागत कीजिए मैम का जोरदार तालियों से। हमेशा अभिनंदन सभी का। आप सभी के योगदान का बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहा है धनवंतरी भवन निर्माण में। सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद सभी महानुभावों का। धन्यवाद। उसकी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा हम सभी बनी रहे, पूरे मानवता जैसे उनका हमेशा आशीर्वाद रहा है। प्रभु को देकर भगवान धन्वंतरी का ये आशीर्वाद आप सभी पर, आप सभी के परिवारों पर बना। यहाँ उपस्थित हमारे माननीय राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रतापराव जाधव जी, उपस्थित हम सभी के मार्गदर्शक को मेरे परिवार के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए आदरणीय देवेंद्र गुणा जी मंच पर उपस्थित हैं, जिनके मार्गदर्शन में आज $24 बिलियन की आयुर्वेद जगत अपने को अनुभूत करता है कि $24 बिलियन की हम इंडस्ट्री हो गए। ऐसे आदरणीय वैद राजेश कोटेचा जी, आदरणीय आयुर्वेद के सलाहकार वैद श्री मनोज केसरी जी, हम सभी के मार्गदर्शक और चिकित्सा में जिनका विशेष योगदान रहा है वैद श्री जयंत देव पुजारी साहब, वैद राकेश शर्मा जी, उपस्थित मेरे मित्र मंच पर आदरणीय जी पुरानिक जी, नीचे बैठे हुए प्रदीप मुल्तानी साहब, मैडम से पहली बार मुलाकात हुई, आपको भी नमस्ते, डॉक्टर एस.एन. पांडे जी, आदरणीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री की हमेशा मंशा रही है आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ उनके बारे में। मैं एक दिन प्रधानमंत्री जी से किसी और विषय पर मिलने गया था, मैं बात करने गया, मैं उनके ऑफिस गया, मैं ऑफिस में जाकर प्रणाम किया,
मेरे को बैठते पहले सबसे पहले एक सवाल पूछा कि हाथी कमीशन की कभी रिपोर्ट पढ़ी है क्या? मैंने आज तक हाथी कमीशन नहीं सुना। अब मैं उनको देख के मेरे को वही तो मैंने साहब मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो उन्होंने बोला कि उसके इस पेज के इस वाक्य आयुर्वेद के बारे में जो तब लिखा गया वो काफी हद तक आज भी सही है। तो जो वो मैंने निकाल कर उसके बारे में पढ़ा तो बहुत अच्छा भी लिखा था वो आयुर्वेद के बारे में। प्रधानमंत्री का जो उस चीज को लेकर, उस विषय को लेकर मार्गदर्शन था, वो ये था कि जो हम अभी तक गलतियां करते आए हैं आयुर्वेद, तो उस भाषा में, और जो उस भाषा का पहले प्रयोग हुआ उसी चीज को उन्होंने वापस कहा और ये कहा कि आप इनको सुधारने की कोशिश करें। तो आदरणीय, क्योंकि मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, मिनिस्ट्री जी भी हैं, और सबसे जरूरी हमारे आदरणीय कुटेचा जी भी जो 8 साल से आयुर्वेद को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें ये था कि आयुर्वेद जो हजारों साल से प्रैक्टिस करते आया है और हजारों साल से हमने अपना फॉर्म फैक्टर नहीं बदला, वही चूर्ण, वही गोलियां, बोले उसको आपको अपग्रेड करना, उसको बदलने की बहुत सख्त जरूरत है। और दूसरी चीज, उस समय G20 भी चल रहा था देश, बोले आप लोग कितने प्रेजेंटेशंस करने को तैयार हैं G20 में? सर हमारी ओर से तो नहीं हो रहा, डिपार्टमेंट की ओर से जरूर हो रहा है। डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से असम भी गए थे। बोला उसमें भी उनकी भाषा में बात करें। हमको विश्व को आयुर्वेद को लेके जाना बहुत जरूरी है। तो ये अगर सरकार की मंशा है, प्रधानमंत्री का ये विजन है कि आयुर्वेद से पूरा विश्व लाभान्वित हो, पूरे मानव को, सभी को इसका लाभ प्राप्त हो, तो इसको हमको, इस विजन को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर लूंगा, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसमें प्रधानमंत्री ने तो बहुत काम करके हमको दिखाई दिया, हमको वो रूपरेखा दिखा दी किस दिशा में चलना है। WHO सेंटर फॉर ट्रेडिशनल नॉलेज हिंदुस्तान में स्थापना करी थी। विश्व में उन्होंने योगा फैलाई दिया। मेरे ख्याल से कोई देश नहीं रह गया जहां योग दिवस नहीं मनाया जाता। तो ऐसे ही अगर हम लोग सब साथ में मिलकर प्रयास करें तो हम विश्व में धन्वंतरी जी की पूजा धनतेरस के दिन पूरे विश्व में मना सकते हैं। इसके लिए मैंने एक विशेष प्रयास भी किया था। मैं मंत्री जी के पास वो डॉक्यूमेंट्स भी लेके आ जाऊंगा। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उनसे आग्रह किया है कि आयुर्वेद कंपनियों की ओर से हम हर एम्बेसी में हिंदुस्तान की अपने डॉक्टर्स देने को तैयार हैं, और उस दिन आप, जिस दिन धन्वंतरी दिवस होता है, पूरे विश्व में बाहर के लोगों को आमंत्रित करिए, उस देश के लोगों को, और हम उनकी मुफ्त में चिकित्सा करेंगे, उनकी देखरेख करेंगे। इससे हमारे पूरे विश्व में एक संदेश भी जाएगा भारत की ओर से, और मानवता को इस महान विज्ञान का लाभ भी मिलेगा। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आदरणीय मंत्री जी हम सभी को बढ़ावा देते रहेंगे, उनका संरक्षण मिलेगा, और आयुर्वेद 24 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो चुका है, उसको कहीं ज्यादा से ज्यादा बढ़ा लेंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक आयुर्वेद को और बहुत बड़ी हम लोगों को एक उपलब्धि दी, वो है आयुष एक्सेल। यहाँ पर उपस्थित हैं प्रदीप मुल्तानी जी, रंजीत सर। हम लोगों ने मंत्री जी केमिक्सिल और फार्मिक्सिल की तरह आयुष के लिए एक एक्सपोर्ट बॉडी का गठन भी किया है। मैंने हिमालय कंपनी की है, उसमें 200 से ज्यादा 200 कंपनियों से ज्यादा इसमें हम लोगों के साथ इस प्रयास में जुड़ गई हैं कि हम हिंदुस्तान से ज्यादा आयुष की दवाइयों का एक्सपोर्ट कर सकें। आपसे यही आग्रह रहेगा कि इसमें भी आप हमारी थोड़ी सी पीठ थपथपाते रहिए, मार्गदर्शन देते रहिए, तो हम विश्व में आयुर्वेद को सभी जगह फैलाने का काम करें। आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। भारत माता की जय।
करी। मंच पर विराजमान अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के अध्यक्ष वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी, संसद में मेरे सहयोगी सांसद श्री अनुराग शर्मा जी, आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा जी, मंच पर उपस्थित वैद्य श्री मनोज नेसरी जी, वैद्य श्री जयंत देव पुजारी जी, वैद्य श्री राकेश जी शर्मा, वैद्य श्री पुराणिक जी, पांडे जी, सभी सम्मानीय मंच पर उपस्थित अतिथिगण एवं सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आयुर्वेद में हमारे भारत की पूरे विश्व को एक अनोखी देन है। आयुर्वेद केवल चिकित्सा का ही नहीं किंतु जीवन का भी शास्त्र है। जीवन में कैसे स्वस्थ और आनंदित रहे और ऐसे रहने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा हो, आदि बातों के बारे में भी विस्तृत वर्णन आयुर्वेद में है। इस शास्त्र का प्रचार और प्रसार करने का और आयुष पद्धतियों के माध्यम से पूरे समाज को आरोग्य प्रदान करने का महान कार्य आयुष मंत्रालय के माध्यम से किया जा रहा है। आप सभी लोग उसका साथ दे रहे हैं। प्राचीन भारत में रामायण और महाभारत काल में एक आयुर्वेदी ऐसा शास्त्र था जिसके माध्यम से रोगियों के ऊपर चिकित्सा की जाती थी। युद्ध में घायल सैनिकों का उपचार भी आयुर्वेद के माध्यम से ही किया जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने हर किले में घी के कुएं बनाए रखे थे। इन कुओं में पुराने घी को भरा जाता था और इसी घी से घायल सैनिकों की चिकित्सा की जाती थी। आज भी महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के किसी भी किले में जाए तो वहाँ घी का कुआं जरूर दिखाई देगा। हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा का महत्व पुरातन काल से है। रामायण में हनुमान जी की लाई हुई संजीवनी आयुर्वेदिक औषधि से ही लक्ष्मण जी को प्राणदान मिला था। यह घटना आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्र प्रभावी होने का विश्व विख्यात उदाहरण है। आज भी कई ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो कैंसर जैसी बीमारियों में प्रभावशाली हो सकती है। ऐसी औषधियों की शोध को बढ़ावा देने का हमारे मंत्रालयों का प्रयास रहेगा। अखिल भारतीय सम्मेलन की चित्रफित के माध्यम से आज यह जानकारी मिली कि महासम्मेलन स्वतंत्रता पूर्व काल से आयुर्वेद के प्रचार का कार्य करता आ रहा है। आयुर्वेद हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण भाग था। आज भी प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि भारतीयता पर हम निर्भर रहे और आत्मनिर्भर बने। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों के विकास और प्रोत्साहन के लिए उल्लेखनीय योगदान दिए है, जिसमें आयुर्वेद के लिए आयुर्वेद कमीशन, नेशनल मेडिसिन प्लान बोर्ड, स्वतंत्र आयुष मंत्रालय का गठन, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान तथा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का भी समावेश है। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन द्वारा इसके लिए जो प्रयास किए गए उसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरा यह परम सौभाग्य है कि आयुष मंत्रालय की गतिविधियों का सुचारू रूप से चलाने का यह अवसर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दिया है। अभी तक आयुष मंत्रालय ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत काम किया है, जिसके कारण आयुष और आयुर्वेद की पताका केवल देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में
फहरा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आयुष का स्वतंत्र प्रभार देकर मुझ पर जो विश्वास दिखाया है, मैं उस विश्वास को सार्थक करने के लिए हर प्रकार से कटिबद्ध रहूंगा। मैं अपने आयुष मंत्रालय को किसानों के साथ भी जोड़ना चाहता हूं, जिससे उनकी आय बढ़े, उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो। इस बारे में मैं आपके बहुमूल्य सुझाव भी आमंत्रित करता हूं। हम आने वाले 5 सालों में आयुर्वेद की वन औषधियों की वैज्ञानिक खेती और उपज बढ़ाने, उनकी गुणवत्ता, औषध निर्माताओं को विशेष सुविधा, आयुर्वेद की श्रेष्ठतम शिक्षा तथा आयुर्वेद की उत्कृष्ट चिकित्सा पर हम विशेष ध्यान देंगे। इसके अलावा हम जड़ी बूटियों और हर्बल उत्पादों के वैश्विक निर्यात में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, जो वर्तमान में प्रसंस्करण और अनुसंधान एवं विकास की कमी के कारण कम है। कुल विश्व हर्बल व्यापार वर्तमान में $120 बिलियन से अधिक आंका गया है और मुझे आशा है कि हम अपनी औषधीय किसानों, उत्पादकों सभी की क्षमता को बढ़ाकर बहुत जल्द ही वैश्विक हर्बल व्यापार में दुनिया का नेतृत्व करेंगे। प्रकृति परीक्षण आयुर्वेद की एक विशिष्ट परीक्षा पद्धति है, जिसके माध्यम से उस व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक संगठन का भी पता चलता है। इसका ज्ञान होने से ही यह संभव है कि हम पहले ही ऐसी कुछ योजना करें कि जिससे व्यक्तियों का स्वास्थ्य बढ़े और रोग उत्पन्न होने से पहले ही हम उनकी रोकथाम कर सके। इस प्रकृति परीक्षण को बढ़ावा देने के लिए हमने कदम उठाया है और आने वाले दिनों में हम एक साथ हजारों व्यक्तियों को प्रकृति परीक्षण करने का जन जागृति अभियान चलाने वाले हैं। इस नए कार्य में हमें देश के सारे आयुर्वेद महाविद्यालयों, चिकित्सालयों, आयुर्वेद संगठनों तथा असंख्य आयुर्वेदिक चिकित्सकों का सक्रिय सहयोग हमें अपेक्षित है। आपके ही सहयोग से आयुष मंत्रालय प्रकृति परीक्षण का कीर्तिमान विश्व पटल पर स्थापित कर सकता है। वर्ष 2029 तक के आने वाले 5 साल में हम आयुर्वेद को प्रतिष्ठा देने के लिए तथा $200 बिलियन से अधिक का आयुर्वेद का मार्केट बनाने की हर संभव कोशिश करेंगे, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि प्राप्त होती है और आप सब इसमें सहभागी रहेंगे। मुझे विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से तथा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम उद्देश्य साध्य करेंगे। आयुर्वेद के बारे में मैंने जब ये मंत्रालय संभाला, मुझे लगता है लगभग 1.5 महीना हो गया। ये 1.5 महीने में ज्यादातर नए चुनाव हुए थे। पहली बार मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में केंद्र में मंत्री का स्थान मेरे रूप से मिला था। लोगों में भी बहुत उत्सुकता थी, उन लोगों का भी बहुत, कार्यकर्ताओं के भी बहुत प्रेशर था, दबाव था कि हमें स्वागत के कार्यक्रम दो, कॉन्स्टिट्यूंसी में आओ, मिलो। तो वहाँ पर कुछ दिन गए। यहाँ पर भी हमने कोटेचा जी के साथ में बैठ के बहुत सारी बैठकें हमने यहाँ पर की और जो भी लोग, मैंने सबके लिए हमारा आयुष मंत्रालय के जो भी दरवाजे खुले रखे कि जो भी अच्छे सुझाव लेके हमारे पास आएगा हम उनका सब सुन लेंगे और अच्छा से अच्छा काम इस आयुर्वेद में करने की हम कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमने भी देखा है कि आयुर्वेद की चाहत बहुत लोगों के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट है कि जो आयुर्वेद का उपचार लेना चाहते हैं, लेकिन ये उपचार कहाँ मिलता है, उपचार अगर होगा तो इसकी दवाइयाँ कहाँ मिलेंगी, इसके बारे में भी हमारे जो कि ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल के गाँव है, वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें वहाँ पर है। आज तक हमने ऐसा देखा कि जो हमारे BAMS डॉक्टर है वो ज्यादातर बाहर जाकर एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं।
तो उसमें उनका भी नाइलाज है, क्योंकि आने वाला जो भी पेशेंट है वो भी डिमांड करता है कि हमें इंजेक्शन दे दो, हमें सलाइन लगा दो, यही उपचार करो। लेकिन हम यही कोशिश करेंगे कि हमारे जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है, जो भी पेशेंट उनके पास आएगा तो उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि इस बीमारी के लिए ये 2 उपचार है, ये आयुर्वेद में है, ये एलोपैथी में, और आयुर्वेद के ये फायदे हैं। आप क्या करना चाहोगे? तो मुझे लगता है कि लोगों तक हमारा आयुर्वेद का नाम, आयुर्वेद का प्रचार होगा। आखिर उनको तो पेशेंट जो चाहेगा वही इलाज डॉक्टर को वही हिसाब से करना पड़ेगा। लेकिन हम उनको अगर प्रवृत्त करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे, मैंने भी देखे कि बहुत सारे हमारे ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, 15-15 दिन तक उनके पास वेटिंग रहती है कि अगर हम मिलने को गए या आपको चेकअप करना है तो 15-15 दिन की वेटिंग है। होम्योपैथी में भी ऐसे बहुत बड़े डॉक्टर हैं, 15-15, 20-20 दिन का वेटिंग है कि आज हम कहेंगे कि आपको आना है चेकअप के लिए, तो बोलेंगे 20 दिन के बाद आओ, 15 दिन के बाद। तो ऐसे तो हम चाहते कि लोग चाहते हैं कि अभी एलोपैथी के, तो ऐसे तो मैं स्वास्थ्य का भी मंत्री हूँ। बहुत सारी बातें नहीं हम खुलकर बोल सकते, लेकिन आयुर्वेद का प्रचार होना चाहिए। और आयुर्वेद ये लोगों की जरूरत है, लोगों के स्वास्थ्य की जरूरत है, और इससे हम लोगों का स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हैं। ये विश्वास हमको लोगों में पैदा करना है। और निश्चित रूप से जो पढ़े लिखे लोग हमारे एडवर्टाइज करें। अभी हम हमारे यहाँ पर सांसद साहब बैठे हैं, उनके साथ में हम बात कर रहे थे कि कोरोना के टाइम में हमारे आयुर्वेद ने बहुत बड़ा काम किया, घर घर में हमारे आयुर्वेद, लेकिन वो आयुर्वेद के नाम से नहीं गया। आयुर्वेद का प्रचार उतना नहीं हुआ। आयुर्वेद ये 4 शब्द जो है हमारे, उसका प्रचार उतना नहीं हुआ, वो होना चाहिए था। लेकिन हम जरूर करेंगे। अभी हमने, हमारे पास भी बहुत सारे, वैसे तो मैं इसमें का कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जो इसमें की ज्ञानी लोग हैं, जो इस क्षेत्र में काम करने वाले, आयुर्वेद क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वो आते हैं, मिलते हैं, तो मैं उनके सभी को मैं सुन लेता हूँ और उनके अच्छे अच्छे सुझाव आते हैं कि आयुर्वेद में हमने क्या करना चाहिए, हम आयुर्वेद को कैसा आगे ले सकते हैं। अभी आज एक आदमी बुल्ढाना के मेरे क्षेत्र का, वो मुझे यहाँ मिलने के लिए आया और उसने बताया कि अभी जो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, पहले आयुर्वेद को नहीं थी, अब लागू हो गई। बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं जो हमारे आयुर्वेद हॉस्पिटल को लागू नहीं है। जैसे कि कोई स्टेट गवर्नमेंट की स्कीमें है, हमारे महाराष्ट्र में 5 लाख तक महात्मा फुले जीवन बीमा, महात्मा फुले योजना है जो पेशेंट को मदद करती है। हमारा आयुष्मान भारत कार्ड है जिसमें 5 लाख तक के उपचार होते हैं। और भी बाकी के राज्यों में भी अलग अलग योजनाएं हमारे उनके राज्य के लोगों को मदद करने के लिए होती, वो भी हमारे आयुर्वेद हॉस्पिटल के लिए होना चाहिए। हमने ये देखा कि जो भी कुछ गाइडलाइन निकलती है ऐसे बारे में, कुछ दवाई के बारे में भी हमको सुनने में आया, वो एलोपैथी के लिए और अपने आयुर्वेद और होम्योपैथी के लिए एक तरीके की रहती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा आयुर्वेद अलग है, हमारा होम्योपैथी अलग है, कि हमें इसको कैसा बढ़ावा दे सकते हैं वो लाइन से ही हमारी गाइडलाइन निकलना चाहिए, हमने आगे जाना चाहिए। हम देखते हैं कि आजकल जो हमारी एलोपैथी की इंडस्ट्री है वो बहुत हावी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बड़े लोग उधर है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी दवाएं कमजोर है, हमारी दवा उनसे भी, जो भी हमारे प्रोडक्ट है आयुर्वेद के, उनसे कई गुना अच्छे हैं और लोग भी उनको चाहते हैं। बाहर देशों में भी इसका बड़ा प्रचार हो रहा है, लोग बाहर से यहाँ पर आयुर्वेद के उपचार करने के लिए आते हैं और हम भी बाहर के देशों तक हमारा आयुर्वेद हमारी वहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं। हमारा योगा अभी देखो पूरे देश में वहाँ पर मनाया जा रहा है कि 171 देशों में इस साल हमारा जागतिक योगा दिन जो था हमारा 21 जून का, तो सभी जगह मनाया। तो हम जब एक कदम आगे डालते हैं तो निश्चित रूप से लोग हमारे साथ आने को तैयार होते हैं। हमारा सभी लोगों का कर्तव्य है कि हम आयुर्वेद को कैसा बढ़ावा दें, आयुर्वेद का कैसा हम प्रचार प्रसार करें और इसके लिए जितना हम योगदान दे सकते हैं हम देने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से मोदी जी ने एक स्वतंत्र प्रभार देकर जो मुझे आयुष की जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी है, मैं पूरी लगन से, पूरी दिल से, पूरे रात दिन मेहनत करके आप सभी को साथ में लेके
हम यह आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार करने में निश्चित रूप से आने वाले समय में हम यहाँ पर काम करेंगे। बहुत सारे विषय बोलने पर है, लेकिन मेरे पहले भी यहाँ पर वक्ताओं ने आपको सभी बातें बता दी। आज हमको यहाँ पर बुलाया, हमारा स्वागत किया। मैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संगठन जो है उनको भी मैं यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। कोटि धन्यवाद सर। आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज के इस स्वागत समारोह में अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान कर हमें कृतार्थ किया, उसके लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं माननीय मंत्री जी के कार्यकाल के लिए। जोरदार तालियां हो जाए माननीय मंत्री जी के लिए उनके आगे वाले कार्यक्रम। अब मैं आदरणीय जी एवं आदरणीय वैदेशी कोटेचा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे आदरणीय सम्मानित करें। जोरदार तालियां हो जाए माननीय, जोरदार तालियां हो जाए आदरणीय श्री अनुराग शर्मा जी के लिए, लोकसभा सांसद है उत्तर प्रदेश से। जोरदार तालियों से स्वागत करें और अभिनंदन करते हैं हम सभी का। धन्यवाद सर। जोरदार ताली हो जाए डॉक्टर अशोक वाजपेयी सर जी। अभिनंदन, स्वागत। अब मैं डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आए और सम्मान ग्रहण करें।